सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 10th और क्लास 10th लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। बच्चों, मैग्निफिकेशन जिसको हम आवर्धन कहते हैं वो होता क्या है, कैसे उसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंस के लिए क्या होगा, दर्पण के लिए क्या होगा, दर्पण में भी उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा। इस सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकदम आराम से समझ समझ के। तो सबसे पहली चीज है आवर्धन। हमारा टॉपिक है आवर्धन। इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। बच्चों, आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा, कितना बड़ा। ये कहने की बात है। अब हम डिफाइन इसको अलग तरीके से करेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है आवर्धन मतलब कितना बड़ा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है? कोई ऑप्टिकल यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम दर्पण हो सकता है, लेंस हो सकता है, किसी के थ्रू जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब का जो मेजरमेंट होगा, हम कई तरीके से मेजरमेंट करते हैं। एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि हम सेंटीमीटर मीटर में नाप लें। हम सेंटीमीटर मीटर में नाप लेंगे इतना सेंटीमीटर बना प्रतिबिंब। दूसरा एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम कंपेयर कर लें, तुलना कर लें। किस चीज से तुलना करें? तो वस्तु से। जब हम एक वस्तु रखते हैं एक नियत हाइट की, जैसे मैंने ये पेन रखा तो किसी दर्पण के सामने, तो जब इस पेन का इमेज बनेगा दर्पण के अंदर, चाहे दर्पण के पीछे बने, चाहे दर्पण के सामने पर्दे पर बने, कहीं पे बने, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि ये प्रतिबिंब को हम नाप लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट को हम एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से कह सकते हैं। हम मीटर में भी कह सकते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका है वो तरीका ये है मेजर करने का कि हम तुलना कर लें कि हम 5 सेंटीमीटर वस्तु रखे हैं किसी दर्पण के सामने, तो इमेज जो बना, प्रतिबिंब जो बना वो 7 सेंटीमीटर का बना या 10 सेंटीमीटर का बना या 15 का बना। तो अगर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के सामने रखी का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर का बनता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की 3 गुनी है। यहाँ पे बात क्लियर है। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि हम प्रतिबिंब की जो ऊंचाई बता रहे हैं वो सेंटीमीटर में नहीं बता रहे हैं। हम किसी मीटर स्केल से या फुट में या इंच में नहीं मेजर कर रहे हैं। बस हम वस्तु से ही मेजर कर ले रहे हैं या वस्तु से ही उसकी तुलना कर रहे हैं। ये तुलनात्मक जो मेजरमेंट है, ये तुलनात्मक जो माप है, उसी को हम कहते हैं बच्चों आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। लेकिन ये समझने के लिए था, अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो फिर से जाए, किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, यहाँ आकार का मतलब होता है ऊंचाई, है ना। आकार का यहाँ सेंस डेवलप होता है ऊंचाई। और बात आएगी वस्तु की ऊंचाई, यहाँ फिर आकार का मतलब होगा ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात तो समझते हैं आप, जब एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे रहे, जैसे 3/4 यानी 3:4, तो इस अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। बच्चों, फिजिक्स का एक नियम होता है कि जब भी कोई परिभाषा गढ़ी जाए, जब भी किसी चीज की परिभाषा बनाई जाए, तो वो परिभाषा में कोशिश किया जाता है कि उसके मेजरमेंट का तरीका भी उसी परिभाषा में इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। एक एग्जांपल बताते हैं, क्लास 10th में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो बच्चों, समझने के लिए अगर बात होती है कि करंट मतलब होता है बहाव, और इलेक्ट्रिक जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि चार्ज के लिए यूज किया गया, आवेश के लिए यूज किया गया। आवेश के बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा समझने के लिए तो उत्तम है,
लेकिन फिजिक्स के कसौटियों पे ये बहुत अच्छी तरह से खड़ी नहीं उतरती है। इसमें कुछ कमियां हैं, छोटी सी कमी है। इस परिभाषा से आप इसका मेजरमेंट, इसका माप नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम गलत या त्रुटिपूर्ण परिभाषा नहीं कहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि परिभाषा में थोड़ी कमी है। कोई त्रुटि नहीं है, बस कमी है थोड़ी। क्या कमी है? अगर हम कह दें कि एक सेकंड में जितना प्रवाह होता है, जितना फ्लो होता है चार्ज का, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। प्रति एकांक समय यहाँ जैसे ही लगा देते हैं, ये परिभाषा कंप्लीट बन जाती है, क्योंकि अब हमने ये प्रति एकांक समय जब डाल दिया, यानी हमने उसको मेजर करने का तरीका भी उसमें डाल दिया, उसका फॉर्मूला भी उसी परिभाषा में आ गया, I = Q/T हो गया। तो ऐसे ही बच्चों हर जगह कोशिश किया गया फिजिक्स में, और ये कोशिशें बहुत हद तक कामयाब है। बहुत कम ही ऐसा परिभाषा फिजिक्स में मिलेगा जिसमें उसके मेजरमेंट्स नहीं हो, बहुत कम मिलेगा। ये मतलब इस कसौटी पे फिजिक्स ज्यादातर जगहों पे खड़ा उतरता है। तो आइए समझते हैं हम आवर्धन के बारे में। तो बच्चों आवर्धन के बारे में हमने अभी कहा कि आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। अनुपात में बच्चों उल्टा और सीधा मायने रखता है। अगर हम वस्तु की ऊंचाई को पहले कह दें, तो इसके कैलकुलेशन में, इसके मेजरमेंट में हमें वस्तु की ऊंचाई को अंश में रखना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, इसलिए हम वस्तु की ऊंचाई को पहले नहीं कहेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, m क्या है? m क्या है? मैग्निफिकेशन, इसको m से सूचित किया जाता है। आवर्धन क्या है? तो आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट में ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जो बात यहाँ भाषा में लिखी गई है, जो हिंदी में लिखी गई है, आप इंग्लिश में डेफिनेशन याद करोगे, जो बात इंग्लिश में लिखी गई है वही बात यहाँ थोड़ी छोटी करके लिखी गई है, और वही बात यहाँ लिखी गई है और छोटी करके सिंबॉलिक लैंग्वेज में, जिसे हम मैथ्स के नाम से जानते हैं। तो मैथ क्या है? एक भाषा है जो बड़ी बड़ी बातों को छोटे शब्दों में या कम जगह में लिखने देती है, और यही भाषा हम सीखते हैं। तो यहाँ m = क्या हो गया? HI/HO। यहाँ I मतलब इमेज हुआ, O मतलब ऑब्जेक्ट हुआ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ लोग H2/H1 से भी काम चला देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए कि H2 क्या है और H1 क्या है। क्लियर? तो इस तरह से हम परिभाषा समझ गए। और परिभाषा में बात आएगी, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज नया शब्द मिलता है फिजिक्स में, तो हम उस शब्द की विमाओं को जानने की कोशिश करते हैं, उसके मात्रक को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जान लीजिए ये एक अनुपात है, और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का मात्रक इसलिए नहीं होता है कि अनुपात हमेशा एक जैसे चीजों का होता है। हम लंबाई का अनुपात वजन से नहीं कर सकते, हम हमेशा लंबाई का अनुपात लंबाई के साथ ही ले सकते हैं। तो ये लंबाई है यानी ऊंचाई है, तो मान लेते हैं ये कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर होगा। जैसे मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर हुआ, ये हुआ 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और ये जो आंसर आया 2 आया, ओनली 2 आया। ये 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये 2 मीटर नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुपात होता है वो स्वतंत्र होता है, किससे? यूनिट से, मात्रक से स्वतंत्र होता है। इसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है, और जब मात्रक नहीं होगा तो उसकी विमा नहीं होगी। चूंकि विमा शब्द क्लास 10th के बच्चों के लिए थोड़ा नया है, और इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आवर्धन के लिए एक और सूत्र बनाया गया। बच्चों अभी तक जो हमने सूत्र प्राप्त किया, वो कहाँ से प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया हमने परिभाषा से, वो हमने प्राप्त किया परिभाषा से। और जब एक चीज प्राप्त किया जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या कोई और भी तरीका है उस चीज को प्राप्त करने का। तो थोड़े से ज्योमेट्री से ये बात समझ में आया कि हाँ एक और तरीका है। और जहां हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब के ऊंचाई की, जहां हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब के ऊंचाई की, वहां पे यह एक नया शब्द आ गया, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। याद रखिएगा अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ा किसका? आवर्धन का। तो m = था HI/H,
HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हम यहाँ अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी, और इसमें एक निगेटिव साइन भी होता है, एक निगेटिव साइन भी होता है ना। तो m इक्वल टू यहाँ मिला माइनस वी अपॉन यू। हम लोग पहले से जानते हैं v से किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है और u से किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी। यानी मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास दो दो फॉर्मूला हो गया। अगर हमें हाइट नहीं पता हो ऑब्जेक्ट की और इमेज की, लेकिन उसकी दर्पण से दूरी पता हो, तो भी हम इस फॉर्मूले के सहायता से मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करके तुलना कर दें इन दोनों की, तो हम पाएंगे HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस डी अपॉन यू। यहाँ एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, चाहे तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बात है जो हमें याद रखनी है, ऋणात्मक चिन्ह। अगर मैग्निफिकेशन में, आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह आती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगी। क्या बताएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति। लेकिन ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बताएगी? हकीकत यह है कि केवल ऋणात्मक चिन्ह नहीं, कोई भी चिन्ह प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगी। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये हमें समझना है। तो आइए समझते हैं। अच्छा, हम एक सबसे पहले कल्पना करेंगे एक चीज की, ये निगेटिव और पॉजिटिव ये क्या है। तो बस ऐसे समझिए कि ये दोनों चीजें, ये दोनों साइंस हमें डायरेक्शंस बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। अभी के तौर पे इतना समझिए। और निगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट, ऋणात्मक का मतलब होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है विपरीत। विपरीत। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम 5 किलोमीटर पश्चिम जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप क्या समझोगे कि वो 5 किलोमीटर पश्चिम जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि -5 किलोमीटर पश्चिम जा रहे हैं, तो जहां माइनस लगाया गया, यानी वो आपसे ये कहना चाहता है कि वो 5 किलोमीटर पश्चिम नहीं, उसका उल्टा यानी पूरब जा रहा है। माइनस का मतलब आपको विपरीत समझना है। अब बच्चों थोड़ा सा हम एक चीज पे, एक इमेज पे डायग्राम के सहायता से देखते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। एकदम छोटे से डायग्राम बना रहे हैं हम। यहाँ पे C रखते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और हम लोग जानते हैं कि नियम के अनुसार लगभग इधर कहीं इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट सीधा रखा गया। अच्छा, इस पेन की अगर बात किया जाए तो ये सीधा ऑब्जेक्ट हुआ कि ये सीधा ऑब्जेक्ट हुआ? आंसर है कि दोनों ही सीधा हुआ। जिस चीज से हमें तुलना करनी होती है उसको हम ऑलवेज सीधा ही मानते हैं, और उससे तुलना करेंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और इमेज अगर ऐसे आया तो इमेज उल्टा हुआ, ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा, इमेज भी ऐसे ही आया, मतलब इमेज सीधा हुआ। ऑब्जेक्ट सीधा और उल्टा पे कभी भी चर्चाएं नहीं होती है, और इसलिए नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट को आप जैसे भी रख लीजिए, वस्तु को आप जैसे भी रखिए, उसी को सीधा माना जाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ मुंह करके, ऊपर की तरफ सर करके कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है या कोई इमेज खड़ा है, तो इस दिशा को हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव दिशा है। इस दिशा को क्या मान लिया जाए? पॉजिटिव मान लिया जाए। तो निश्चित तौर पे जो जिसका सर डाउन साइड होगा, नीचे की तरफ होगा, इसे हमें क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव मानना पड़ेगा। ये केवल दिशा सूचक है, ये केवल दिशाओं को बताता है। अब बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक मिरर है, ये वाई एक्सिस जो है वो कोई भी एक मिरर है। हमने इसे सीधा दिखाया है ताकि आप चाहो तो अवतल समझ लो,
आप चाहो तो इसे उत्तल समझ लो जरूरत के हिसाब से। हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हुआ, सीधा बन गया। अब देखिए घटनाएं क्या होंगी। ये है HO, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो इसे हमने मान लिया पॉजिटिव, और जो इमेज बना है वो भी पॉजिटिव होगा। इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ इसका हेड है और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। अब जब हम इसका रेशियो निकालेंगे प्लस HI अपॉन प्लस HO, प्लस 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 ही रह जाएगा। HI अपॉन HO को क्या कहेंगे, M कहेंगे। M क्या आया, पॉजिटिव आया। M पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि ये जो इमेज है वो सीधा है। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज सीधा है, तो ऑब्जेक्ट पे डिस्कस ही नहीं करना है हमें। इमेज जो है वो क्या है, सीधा है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, सेम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को यहां रखे, इमेज बन गया है ऐसे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, आंसर है कि निगेटिव लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं माइनस HI डिवाइडेड बाई प्लस HO, माइनस प्लस माइनस HI अपन HO को हम क्या कहते हैं, M कहते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हुआ, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव हो गया। आवर्धन क्या हुआ, तो आवर्धन निगेटिव हो गया। और निगेटिव आवर्धन को से हम क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि इमेज उल्टा रहा होगा। इमेज कैसा रहा होगा, उल्टा रहा होगा। इसी बात से हम एक नियम बना देते हैं। और हम नियम क्या बनाते हैं, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। तो आइए अब नियम को देखते हैं। हमारा टॉपिक है आवर्धन के चिन्हों का महत्व, जिसको हम साइन कन्वेंशन या चिह्न परिपाटी कहते हैं। M का मान प्रतिबिंब की प्रकृति को बताएगा। और कैसे बताएगा, जैसा कि हमने अभी देखा, अगर M निगेटिव आता है, क्या आता है, निगेटिव आता है, तो इससे पता चलेगा कि इमेज कैसा है, उल्टा। याद रखिएगा, एक ही बात पता चलेगी, केवल उल्टा। ये बात रियल नहीं पता चलेगा उससे। लेकिन जो बात आप पहले पढ़ चुके हैं उसमें आपने क्या पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, रियल इमेज जो होता है, वो हमेशा उल्टा ही बनता है। रियल इमेज जो होगा वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। आप उस बात को जैसे ही अपने दिमाग में लाएंगे, आपको ये दोनों बात क्लियर हो जाएगी कि बना हुआ इमेज क्या है, रियल भी है और उल्टा भी है। क्योंकि उल्टा तो वही बनेगा जो रियल होगा। क्लियर। अब फिर से बात करेंगे पॉजिटिव वाले के बारे में। पॉजिटिव से एक बात समझ में आएगी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही कहते हैं, तो यानी कि इमेज भी कैसा बना, सीधा ही बना। यानी इमेज सीधा बना है। सीधा को इरेक्ट कहा जाता है। बच्चों, जब इमेज सीधा बना, और ये बात हम पहले से जानते हैं कि इमेज सीधा कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। ऑब्जेक्ट क्या हो, सॉरी, इमेज क्या हो, वर्चुअल हो, यानी आभासी हो। आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं बन सकता है। यानी कि हम M के साइन से, आवर्धन के चिन्ह से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि बना हुआ प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। क्लियर। इस बात को, अच्छा, ये एक दूसरी बात है। ये साइन से एक बात पता चली, जब भी मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे, आवर्धन हम निकालेंगे, तो एक संख्या आएगी। क्या संख्या आ सकती है, आइए देखते हैं। 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, 0.5 हो सकता है, ठीक है, 1 आ सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। और अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो ये होगा +4, एब्सोल्यूट वैल्यू +2, मतलब +4 नहीं, 4 ही लिखते हैं इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 0.2, एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5, एब्सोल्यूट वैल्यू 1। हमने देखा
कि मैग्निफिकेशन जब निकाला गया तो कुछ चीजों के मैग्निफिकेशन निगेटिव आए और कुछ चीजों के मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए। जब मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो ये बात हमारे दिमाग में चली कि इमेज जो होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब पॉजिटिव आया तो मेरे दिमाग में ये चला कि वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी होगा और सीधा होगा। ये दिमाग में चल चुका है, ये चीजें सीख चुके हैं। अब देखो, अब इन सारे संख्याओं को माइनस प्लस पे बिना ध्यान दिए ये दो लाइन जो सीधी लगाए हैं इसको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और इसमें ये लगाने का मतलब होता है कि अब साइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड, साइन से कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा 4 2। अब हम इन सारे चीजों को, जो भी नंबर्स आए, ये जितने m हैं, इन सबको कंपेयर कर देते हैं 1 से। पहले हमने कंपेयर किया था 0 से। 0 से कंपेयर करने का ये फायदा मिला कि जो 0 से छोटा होगा वो निगेटिव है, और निगेटिव होने से हमें ये पता चल गया कि वास्तविक है कि नहीं, पॉजिटिव होने से ये पता चल गया कि वास्तविक है कि नहीं। और जैसे ही हमने कंपेयर किया 1 से तो एक नई चीज पता चली। क्या पता चली, जरा कैलकुलेशन में हम देखते हैं। सोचिए कि अगर m इक्वल टू होता है HI/HO, यहाँ 5 और यहाँ 5 रखा गया होगा। इमेज की हाइट अगर 5 सेंटीमीटर होगी, ऑब्जेक्ट की भी हाइट 5 सेंटीमीटर होगी, तो कट के आंसर क्या आया होगा? 1। तो जहां भी 1 आया, चाहे यहाँ आया चाहे यहाँ आया, ये दोनों केसों में, चूंकि यहाँ -1 आया था तो माइनस से ये पता चला कि इमेज जो है वो रियल है, वास्तविक है और उल्टा है। और इस नंबर से, जो 1 नंबर आया, इससे पता चला कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट क्या है? बराबर है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है। इस एक से भी यही पता चला, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें, m इक्वल टू -v/u, इसको यूज करें तो m का वैल्यू क्या आया है? 1 आया चाहे -1 आया, v/u यानी v इक्वल टू u। हम यहाँ से एक और निर्णय ले सकते हैं, एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये भी बराबर है। और ये केस हमको याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी दोनों की दूरी बराबर होगी। और यही केस होता है जिसमें वस्तु की ऊंचाई भी बराबर होती है, वस्तु की हाइट भी बराबर होती है, और ऐसे केस में मैग्निफिकेशन 1 होता है। ऐसे केस में मैग्निफिकेशन 1 होता है। तो मैग्निफिकेशन 1 होने से हमने दो बातें समझी, एक तो वास्तविक और काल्पनिक के बारे में क्लियर हो गया, और ये भी समझ गए कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, दोनों की दूरी भी बराबर है। अब फिर से चलते हैं। अब हम 4 पे और 2 पे बात करेंगे। 4 और 2 को जब हम 1 से कंपेयर करेंगे, 4 को और 2 को 1 से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे दोनों ही केस में 4 भी 1 से बड़ा होता है, 2 भी 1 से बड़ा होता है। एक भिन्न है जिसका मान 1 से ज्यादा आ रहा है, तो किसी भिन्न का मान 1 से ज्यादा कब आएगा? जब उसका अंश जो होगा वो उसके हर से बड़ा होगा। उसका अंश जो होगा वो जिसका अंश जो होगा उसके हर से बड़ा होगा, तभी उसका मान 1 से अधिक आ सकता है। अब अंश में हम फॉर्मूला में क्या रखते हैं? फॉर्मूला में अंश में क्या रखते हैं? हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब है कि जो इमेज बना हुआ है वो वस्तु से ज्यादा ऊंचा है। 1 से बड़ा कुछ भी आ गया, इसी बात को यहाँ लिखा गया कि अगर मॉडुलस m इज ग्रेटर देन 1, यानी m का मान चिन्ह को की बिना परवाह किए हुए निगेटिव, अगर m का मान -3 आया तो उसको -3 नहीं ट्रीट करेंगे, उसको 3 ट्रीट करेंगे। केवल हमको मैग्नीट्यूड देखना है, ऊपर की तरफ बना कि नीचे, ये इसको इग्नोर कर देना है। अब फिर कंपेयर करना है 1 से, नहीं तो इसे तो माइनस वाला सब 1 से छोटा ही होगा, इसलिए माइनस हटा के कंपेयर करना है। अगर m से बड़ा आ गया,
सॉरी 1 से बड़ा आ गया, तो ये क्लियर हो गया कि इमेज जो है वो कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। -3 आ गया, क्या समझेंगे, इमेज जो है वस्तु से बड़ा है और इमेज वास्तविक है। इसी तरह अगर इमेज m का वैल्यू 1 से छोटा हो, जैसे ये पॉइंट वाला 0.2, 0.5, ये दो केस, इन दोनों केस में m का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 1 से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम ये क्लियर आश्वस्त हो जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है इस बार, यानी इमेज छोटा है। और दोनों बराबर हो गया, उस पे तो हम सबसे पहले ही डिस्कस कर चुके थे। इतनी सारी बात बच्चों हम यहाँ पे सीखे। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम दर्पण के हिसाब से बात करते हैं। अभी जो बातें हो रही थी नॉर्मल बातें हो रही थी और ऐसी बात हो रही थी जो हर जगह लागू होगी, लेकिन अब दर्पण में कुछ खास चीज देखते हैं। कौन सा दर्पण लिए? अवतल दर्पण लिए। अगर ध्यान होगा पिछले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे और याद होगा अभी तक, तो आपको याद आएगा कि अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो याद आएगा वास्तविक भी बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। ये है फोकस, इधर है अनंत। अनंत से लेकर और इस फोकस तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और फोकस के अंदर से लेके ये ध्रुव तक या ध्रुव के पहले तक यानी इसके बीच कहीं भी रखा जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वर्चुअल VIR लिख देते हैं और यहाँ पे रियल लिख देते हैं। तो अगर बात आएगी अवतल दर्पण की, अच्छा ये एक और बात, उत्तल दर्पण पे भी थोड़ा अभी ध्यान दे लेते हैं। उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं, उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो इससे ये हमें क्लियर हो गया कि अगर m का वैल्यू निगेटिव आता है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, तो कभी भी दर्पण कौन सा नहीं हो सकता है, उत्तल नहीं हो सकता है, अवतल हो सकता है। और m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो एकदम खुश होकर आंसर मत मारिएगा, दर्पण अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। हमने क्या बताया कि अगर m का वैल्यू निगेटिव हो गया तो उत्तल नहीं हो सकता है, जब हो गया तो अवतल ही होगा। लेकिन पॉजिटिव हो गया तो दोनों में से कोई हो सकता है, उसकी क्राइटेरिया फिर से चेक करनी पड़ेगी। वक्रता केंद्र पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, अच्छा एक और चीज, इधर से लेकर यहाँ तक वक्रता केंद्र के थोड़े पहले तक अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो क्या होगा, स्मॉल बनेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो बराबर बनेगा, और वक्रता केंद्र से इस फोकस तक रखा जाए तो बड़ा बनेगा। फोकस पे आते आते इनफाइनाइट लार्ज हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तीन केस यहाँ पे, यही तीनों केस यहाँ पे लिखी है। वक्रता केंद्र पे m का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, चूंकि वास्तविक है इसलिए निगेटिव होगा। C और F के बीच ये वक्रता केंद्र है और ये F है, इन दोनों के बीच अभी अभी बताए हैं क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, FP और m का वैल्यू -1 से, ये गड़बड़ लग रहा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। जब आवर्धित होगा तो यहाँ पे ये चीज गड़बड़ है। ठीक है, आवर्धित होगा तो यहाँ हो जाएगा m इज ग्रेटर देन या मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, आवर्धित का वो मतलब हुआ। ठीक है, और f और p के बीच में रखा जाए, f और p के बीच रखा जाए तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे +1 इस बात को दर्शाता है कि आभासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। यहाँ -1 दर्शाता है, क्या होगा, -1 दर्शाता है, -1 वास्तविक को,
तो -1 लिया गया वास्तविक के लिए। और -1 से छोटे का क्या मतलब होता है? एक और तरीका है इसको सोचने का, अगर हम ऐसे न सोचें तो ये -1 से बड़ा -2 होता है, -1 से बड़ा -3 होता है। सही है क्या ऐसा? आंसर है गलत। इसलिए गलत क्योंकि हम लोग उल्टे जा रहे हैं। हम लोग कैसे जा रहे हैं? उल्टे जा रहे हैं। देखिए नंबर लाइन 0 1 2 ऐसे बड़ा हो रहा है 1 2 3, लेकिन माइनस में जैसे जैसे जाएंगे -2 हुआ, -3 हुआ, वो छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। यानी कि इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आएगी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? निगेटिव तो होगा नहीं। निगेटिव क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो 0 से लेके कहाँ तक होगा? 0 से 1 तक। क्या 1 से बड़ा नहीं हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा मैग्निफिकेशन होने का मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बनता ही नहीं। अधिक से अधिक बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये था इन सब चीजों के बारे में। अब हम कुछ और चीज देखेंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है। किसी दर्पण के लिए आवर्धन इतना है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। एकदम आसानी से समझ में आएगा। दो तरह से हमें कंपेयर करना है। एक कंपैरिजन 0 से होगा। 0 से कंपेयर करने का मतलब होता है कि निगेटिव या पॉजिटिव है ये देख लेना। और दूसरा कंपैरिजन 1 से होगा। तो हम देख सकते हैं कि -0.5 है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो भाई निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या होता है? आंसर है रियल, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। इसकी ऋणात्मक चिन्ह देखकर हमने डिसीजन लिया कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, बात खत्म। इसके पक्ष में कई सारे लॉजिक्स हैं आपके पास। इसको याद रखने के कई तरीके बताए हैं कि भाई निगेटिव तभी आएगा जब एक सीधा और दूसरा उल्टा हो। और उल्टा इमेज वस्तु ऑब्जेक्ट तो कभी उल्टी होती नहीं है। जैसे भी रख दी जाए उसको सीधा ही माना जाएगा, यानी इमेज उल्टा है। और उल्टा इमेज कभी भी क्या कहलाता है? रियल इमेज कहलाता है। तो इसका साइन देख के हमने डिसीजन लिया कि ये रियल है, वास्तविक है। और दूसरी बात 0.5 जो होता है वो छोटा होता है 1 से। 0.5 क्या होता है? छोटा होता है 1 से। तो 1 से छोटा होने का मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से। क्या है? इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। हो गया, समाप्त। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, ऐसा चुनना होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर है और प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर। अब देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि दर्पण कौन सा है। ना ही उत्तल बताया गया है और ना ही अवतल बताया गया है। कोई बात नहीं, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर है और वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर है। U कितना हुआ? -20। और V का हमको साइन नहीं बताया गया, साइन 60 दिया गया। आवर्धन ज्ञात करना है। हम क्या जानते हैं? M इक्वल टू 2 फॉर्मूला जानते हैं। एक जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा जानते हैं M इक्वल टू -V/U। आप देख के यहाँ डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन आवर्धन निकालना है और आवर्धन के लिए 2 फॉर्मूले हम जानते हैं। इन दोनों में से इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? तो आंसर है ये है क्या? नहीं, यहाँ आप देख सकते हो U और V लिखा हुआ है।
और u और v लिखा हुआ है, तो u और v का वैल्यू यहाँ से दिया गया है, आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ क्वेश्चन में और क्लियर बनाने के लिए ये देना चाहिए था, दो बात में एक बात, एक तो या तो दर्पण कौन सा है, या फिर इमेज जो है वो वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, थोड़ा सा और हिंट दे दिया गया होता क्वेश्चन में तो और क्लियर जवाब आता। ओके, चलिए हम इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 क्वेश्चन है लगभग, तो उसको देखेंगे दोस्तों को। अब थोड़ा सा लेंस के बारे में पढ़ ले, चूंकि अभी पहला चैप्टर चल रहा है, लेंस के बारे में ज्यादा बातें अभी हुई नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन वही है। मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का बेसिक डेफिनेशन जो था वही है, इसमें भी आवर्धन वही होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, मैथ और फिजिक्स का एक बड़ा मजेदार रूल है, चीजें कभी बदलती नहीं। जो पहला क्लास में आप पढ़ लोगे, आप किसी भी क्लास का मैथ बनाओ, पहला क्लास का नियम आपका गलत नहीं हो सकता है, उससे बढ़िया बढ़िया रूल्स आपको मिल जाएंगे, उसको जल्दी करने के कई तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं मिलेगा जो आपके छोटे क्लास का, छठा क्लास, 7वां क्लास, 10वां क्लास का रूल को गलत ठहरा दे। गलत नहीं होगा, उसको उसका और अपडेट मिलेगा कि हाँ इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इससे बेहतर ये है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं 5वां क्लास में या छठा क्लास में जो बैच पढ़े थे वो एमएससी में आके या बीएससी में या बीए में आके वो मैथ गलत है, अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और सेम रूल फिजिक्स पे लागू होता है, फिजिक्स में भी जो बेसिक पढ़ लेते हैं वो कभी गलत नहीं होता है, 99% केस में ये सही है। तो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO और ये था डेफिनेशन। तो हमारा अभी भी लेंस के लिए भी M इक्वल टू HI/HO हो रहा है, यानी कि हमारा डेफिनेशन अभी वही का वही है, लेकिन एक चीज बदल गया, जो पहले V/U न होकर -V/U होता था, वो बदल के V/U हो गया। आप कहोगे सर ये कैसे संभव है? आपने अभी अभी बताया कि चीजें नहीं बदलती है। हाँ बच्चों, बेसिक चीजें नहीं बदलती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। तो जरा लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ होता है और इमेज इस साइड, सॉरी इमेज क्या होता है, इधर बनता है। एक चीज मतलब ये ट्रांसपेरेंट चीज होता है, तो इसमें कुछ रूल बस उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा बस साइन का चेंज हो जाता है, ठीक है। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, मतलब अगर हम चिह्न परिपाटी के अनुसार देखें तो लेफ्ट साइड बोल रहे हैं, लेकिन इसमें वास्तविक प्रतिबिंब राइट साइड बनेगा। तो नेचर में हमें जो चीज मिली और नेचुरली वो थोड़ी उल्टी थी, तो इसलिए थोड़ा नियम को बदला गया, और ये नियम सीमित है यहीं तक के लिए, ठीक है। तो M इक्वल टू HI/HO बेसिक रूल ये था जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है। और ये हो जाएगा V/U, लेंस के लिए क्या हो जाएगा, V/U। बाकी सब कुछ सेम, कॉन्सेप्ट सेम, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब के लिए M जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में उल्टा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। यदि आवर्धन 1 हो, बच्चों आवर्धन 1 के बारे में हम कई बार बताएं, 1 इक्वल टू HI/HO, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI/HO जो पहले था अब HI इक्वल टू HO बन चुका है, यानी हाइट ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों बराबर है। ऐसे देख के भी हम समझ सकते हैं, हम तो बताए थे कि दो तरह से कंपेयर करना होता है। पहली चीज ये देखना होता है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। आपको क्या दिखा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण में है और पॉजिटिव है तो
निश्चित तौर पे इमेज जो होगा वो मतलब सीधा इमेज होगा, और सीधा इमेज किसका बनता है? तो आंसर है रियल होगा नहीं, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल जब हो गया तो बात खत्म। दूसरा कंपैरिजन वन से होता है, तो वन और वन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन 2 है। साइन देख के क्या डिसीजन लेते हो? ले चुके हो गए अब तक। 2 देख के ये लग रहा है कि इमेज बड़ा है, सही सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन -3 है। माइनस देखकर क्या महसूस हुआ? तो माइनस देखकर ये महसूस हुआ कि वास्तविक वास्तविक इमेज है। वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज। रियल इमेज कैसे पता चला? तो रियल इमेज साइन देखकर पता चला। 3 देखकर क्या पता चला? तो 3 नंबर जो होते हैं वो 3 जो होता है वो सॉरी 3 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, यानी इमेज का जो साइज है, हाइट है, वो बड़ी है। और ये भी कह सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। क्या कह सकते हैं? 3 गुना है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 होगा। प्रतिबिंब के बारे में बात की गई है, प्रतिबिंब के बारे में बात की गई है। वस्तु का 1/4 कितना है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम x मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा इसके अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ x हो जाएगा। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, 1/4 ऑफ x डिवाइडेड बाई x, कैंसिल, आंसर आया 1/4। मैग्निफिकेशन भी तो दिया हुआ है। और दर्पण क्या है? उत्तल है। दर्पण उत्तल होने का क्या फायदा मिलेगा? पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी दी गई है और वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग v पता करेंगे कि v होता क्या है। हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ से हमें v पता चल जाएगा। 1/-10 इक्वल टू 1/-15 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, 3 - 2, 1/v इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इक्वल टू 30 आ गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि v जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। v पॉजिटिव है। अब बात करेंगे किसकी? मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, माइनस मतलब माइनस, और v मतलब 30 और u मतलब -10, माइनस माइनस कैंसिल्ड, 3, मैग्निफिकेशन 3 आया आपका आंसर। यहाँ हमने सबसे पहले दर्पण सूत्र यूज किया और फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, +20 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 60 सेंटीमीटर की दूरी से आती प्रकाश की किरण, यानी u को हम 60 लिख देंगे, 60 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव होगा। u हमेशा निगेटिव होता है चाहे दर्पण कोई भी हो। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, हमें सबसे पहले v पता करना पड़ेगा, और v पता करने के लिए हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र से ये लिख दिए 1/v प्लस 1/u के जगह पे -60 इक्वल टू 1/20, 1/v इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20। एलसीएम ले लें, 1/v इक्वल टू 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा।
फिर 60 से 60 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। सेम इधर 20 से डिवाइड करेंगे 60 में 3 आएगा, और 3 को ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यानी 1/v इक्वल टू 4/60। आफ्टर कैंसिलेशन 1/v इक्वल टू 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इक्वल टू 15, यहाँ v मिल गया। अब बात आएगी मैग्निफिकेशन की, तो बच्चों मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, -v/u। v कितना है, 15 है, v 15 है, लेकिन फॉर्मूला में एक माइनस पहले से लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस रहेगा। u कितना है, तो u है -60। m जो आया वो आया 1/4, इसको 0.25 भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा मैग्निफिकेशन। 8 क्वेश्चंस हो गए, थोड़े और, ये क्लियर है। फिजिक्स एक बार समझ लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सेम नहीं, थोड़ा सा हट के, एक अवतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर ऊंची, याद रखिए 5 सेंटीमीटर दूर नहीं कहा गया है, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी ये वस्तु की ऊंचाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और आभासी है, आभासी का मतलब सीधा होगा, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। आवर्धन कितना होगा, m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू HI/HO 10/5, 2। दोनों में सेंटीमीटर भी चाहो तो लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ये 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ओके, ठीक है ये। और ये लास्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण का आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि m का वैल्यू दिया हुआ है, m इक्वल टू 0.25, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये बता रहा है कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है। वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज पता करना है, हाइट ऑफ इमेज पता करना है। हम जानते हैं m इक्वल टू होता है HI/HO, m के जगह पे 0.25 लिख देंगे, HI नहीं पता है हमको और HO 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, HI इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे, आपका और सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और कमेंट के माध्यम से जो आपको डाउट होता हो वो पूछिए, हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।